वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने 1 घंटे के लेक्चर में पूरा सिलेबस कवर किया था, जिससे एग्ज़ाम में हमको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसमें से 25 से 30 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। और जो सीरीज़ बनाई थी टोटल 10 है ना, 8 to 9 सब्जेक्ट हमारे उसमें कवर हो गए थे। यदि हम थोड़ा सा और देखें तो 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट रीजन वाले जो सीरीज़ थी वो बाकी थी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारे लाइक्स मिले है ना, उनके कमेंट्स भी थी कि हमारे 3 सब्जेक्ट बाकी है तो वो भी सर कवर करवा दीजिए, जिससे हमको एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको इस टाइप के और लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट्स जरूर करें, जिससे हम उसको और आगे इम्प्रूव करें और अच्छा सा लेक्चर बना पाएँ। ठीक है। और अब बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, ये कैसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, पर 1 घंटे में कवर करा दूंगा आपको। स्क्रीन पे अपनी नज़र बनाए रखे है ना, ऑडियो पे थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको लगेगा कि हाँ, एग्ज़ाम में सच में बहुत ही बेनिफिट है। एक पूरा सब्जेक्ट का इमेज क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़े आसानी से आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में अब देखोगे यहाँ पर फर्स्ट पेज पे दी एग्जिट एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें बहुत सारे कवर होते हैं। तो आप एग्जिट एग्ज़ाम के लिए हम बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर भी आप स्क्रीन पे जो चीज़ें उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपका एग्जिट एग्ज़ाम में कम से कम 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेन मुद्दे के टॉपिक पे आते हैं हम। सेकंड पेज पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना होता है। और यहाँ पर क्या बात करें, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ठीक है। फैटी एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिनको हमको खाना जरूरी है, हमारी बॉडी इसको नहीं बना पाती। डाइसेकेराइड होते हैं जो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोस माल्टोस और सुक्रोज। ठीक है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, उसमें बहुत सारे आपको OH ग्रुप मिलेंगे, साथ में एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। कोएंजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये एंजाइम्स की मदद करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लिपिड्स जो होते हैं फैटी एसिड्स या वेक्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बहुत क्वेश्चन आता है। तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करे, जो रिड्यूस कर दे, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या इन शॉर्ट याद रखने का ध्यान रखो तो सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़कर ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर उनको बोलते हैं जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं होते, ये दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे सारे पॉलीसेकेराइड और सुक्रोज। ये जरूर एग्जाम में आता है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग है या नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर जो होगी वो फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट ये पॉजिटिव देगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी। डीएमिनेशन ट्रांस अमाइनो ग्रुप का हटना डीएमिनेशन कहलाता है, ट्रांस अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है। ग्लूकोज में आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, फ्रक्टोज में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड है, 2 असेंशियल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रख, जैसे ये हो गया अलानिन, यदि CH3 होता तो अलानिन, एक हाइड्रोजन हटा हमने फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, हो गया फिनाइल अलानिन, और इसमें OH जोड़ देंगे तो टायरोसिन हो जाएगा। जबकि टायरोसिन जो है नॉन असेंशियल है और फिनाइल अलानिन असेंशियल है, एलानिन एक नॉन असेंशियल है और ग्लाइसिन नॉन असेंशियल है। ठीक है, तो ये 2 नॉन असेंशियल और 2 असेंशियल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, साथ में विटामिन C का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर बात करें विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पूरे सिलेबस को एक साथ समराइज करो, फिर सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई ना कोई डिसीज हो जाएगा। 2 टाइप के विटामिन को 2 कैटेगरी में सॉलिडिटी के बेस पे डिवाइड किया है, ADEK है ना। ए जो होता है आंखों के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल। डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है तो कैल्सीफेरॉल। ई अल्फा टोकोफेरॉल, ये मसल, इसकी डेफिशिएंसी से मसल डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस को बढ़ा, इसकी कमी से प्रोथ्रोम्बिन लेवल कम हो जाए। देन आता है बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग टाइप है ना, तो वाटर सॉल्युबल की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, तो बी
B1 B2 B3, तो B1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है, वेट लॉस होने लगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, या B3 का D3 याद रख लो, ठीक है। तो डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। B6 जो होता है नर्व सेल्स के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, इसकी डेफिशिएंसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बच्चों के अंदर झटके आना है, कन्वल्सन की प्रॉब्लम आती है। B9 B12 जो होता है ये हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है, आरबीसी के लिए, इनकी डेफिशिएंसी से हमको एनीमिया हो जाए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, गम ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मसूड़े जो होते हैं कमजोर हो जाएंगे। तो हर पेपर में आपको विटामिन पे क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल नोट्स में आप देखोगे, ठीक है। और एक डिटेल वीडियो बना रखे जो ऐप पे आपको सारे मिल जाएंगे, उसमें इन विटामिन के ऊपर आपको सारा डिटेल में भी मिलेगा। पर पहले शॉर्टकट थोड़ा ध्यान रखे, उसको समराइज करके रखे, तो फिर डिटेल वीडियो में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब मुद्दे के टॉपिक पे आते हैं हम। सिलेबस को यदि समझो तो थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से चलना हमको। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री के क्या स्कोप है, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इनका क्लासिफिकेशन, इनकी टेस्ट, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें हमको इसमें कवर करना है। एक टॉपिक 16 मार्क्स का है इसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तो तीनों का फॉर्मेट एक जैसा है। सबसे पहले बात करें हम बायोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रही है लिविंग सिस्टम में, तो प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, इनका बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, TCA साइकिल क्या है, DNA क्या है, DNA का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सब पढ़ना समझना बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्कोप की बात करें हम, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन में डिटेल में समझाते जा रहा हूँ। तो हम बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात है बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, एंजाइम्स, सारे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स की स्टडी, उसको एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ते समझते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी, हेरिडिटी, DNA RNA के बारे में समझते हैं। ब्लड टेस्ट, लीवर टेस्ट, प्रेगनेंसी, इसमें कुछ न कुछ बायोमॉलिक्यूल्स में बदलाव होता है, कुछ चेंजेस हो तो पता करते हैं। RFT LFT करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन, है ना, LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, एनर्जी ट्रांसमिशन, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, TCA, सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट्स होते हैं। सेल थोड़ा सा पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ के हम। सेल क्या है, स्मॉल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या बॉडी, जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल ही मिलकर बॉडी बनाती है, सेल ही मिलकर काम करती है, ठीक है। अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल में आपको देखेगा सेल मेम्ब्रेन हो गया, बाइलेयर होती है फास्फोलिपिड की, फिर न्यूक्लियस हो गया, सेल के अंदर का पूरा कंटेंट जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को एक साथ हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER, ये रफ वाला, इस पर आपको अब राइबोसोम मिलेंगे, स्मूथ वाले पर नहीं मिलेंगे। फिर राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं इसको, एनर्जी जनरेट करता है। लाइसोसोम एक सुसाइड बैग है, वेस्ट डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेन टॉपिक यहाँ शुरू होते हैं एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़े। कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। बहुत सारे आपको OH ग्रुप मिलेंगे, उनके स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, साथ में एक एल्डिहाइड है, साथ में एक कीटोन ग्रुप आपको RCOR कीटोन ग्रुप मिलेगा। जैसे आपको फ्रक्टोज में कीटोन मिलता था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता था। जनरल फॉर्मूला CXH2O होता है। बॉडी में इसका क्या फंक्शन होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, खास करके हमारी ब्रेन सेल्स और RBC एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहती है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर का एक कंपोनेंट है जो हिपेरिन, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो ब्लड को पतला रखता है। ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है ड्रग्स के फेज 2 मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, तो ग्लूकोरोनिक एसिड ड्रग मेड होता है और ड्रग को डीएक्टिवेट करता है, बॉडी से एलिमिनेट करवाता है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड होता है जो CHF ट्रीटमेंट में यूज होता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारे इन्फेक्शन यूज होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो सेल वाल वगैरह होती है, जैसे प्लांट की सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, और फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल होता है वो हुआ इसमें। ऐसा कोई सा पेपर नहीं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पर क्लासिफिकेशन नहीं आया हो। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व तो हो जाते हैं बट टूटते नहीं, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं बट नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जैसे मोनोसेकेराइड है।
फिर डाइसेकेराइड वो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और हाइड्रोलाइज टूट जाएंगे, और टूटने के बाद दो मॉलिक्यूल किसके देंगे, मोनोसेकेराइड, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, या फिर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। रेफिनोज जो है ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड को बोलते हैं जो 2 से 10 मॉलिक्यूल से मिलकर बने थे। पॉलीसेकेराइड के पॉली मीन्स मेनी, जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड होते हैं उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। नॉन शुगर भी होते हैं, टेस्ट में मीठे नहीं होते। होमोपॉलीसाइड हेटेरो, होमो होते हैं जिसमें सेम टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलके बना हो, हेटेरो मतलब जो डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलके बना हो, या फिर ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। तो हिपेरिन, पेक्टिन, हाइलुरोनिक एसिड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, इनमें सब सेलुलोज, इनमें सब में ग्लूकोज ही मिलेगा, ठीक है। फिर स्टार्च क्या है, तो ये एक ग्लूकोज, एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज की रिपीटेड यूनिट होती है। और हमारा जो अमाइलेज एंजाइम होता है पेनक्रियास से भी सिक्रेट होता है, सलाइवा से भी, सलाइवा ग्लैंड से, ये इसको ग्लूकोज और ओलिगोसेकेराइड में तोड़ देता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू कलर देता है। स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और जब बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी या ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ग्लाइकोजन अगेन ब्रेक डाउन होती है, इससे हमको ग्लूकोज मिल जाता है। इस पर ध्यान देना, 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटेटिव टेस्ट। MBBS FIT याद रखो, MBBS जिसने किया हो पढ़ा लिखा हो, तो MBBS फीट याद रखना, ठीक है। अब इसके कलर कोड पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर पर्पल कलर के लिए मोलिस टेस्ट जो होता है, मोलिस रिएजेंट कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन पर्पल कलर देता है। इसमें रेड प्रेसिपिटेशन आएगा, आयोडीन ब्लू कलर देगा, और टॉलेंस में सिल्वर मिरर बनता है। तो सब जब भी हम टेस्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा क्या लेना, हमको सैंपल लेना है, फिर उसमें टेस्ट ट्यूब में लेंगे सैंपल। टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट ट्यूब में ही लगाएंगे, सीधी सी बात है। फिर उसमें किसी सॉल्वेंट में या वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसमें कोई स्पेसिफिक रिएजेंट ऐड करेंगे, फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर कोई कलर आएगा, तो कलर आ गया तो हम कह देंगे कि वो एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट लिख देंगे। तो सैंपल लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, वाटर डिज़ोल्व किया, रिएजेंट मिक्स किया और कलर प्रोड्यूस हुआ, तो बोल देंगे है। ये थोड़ा सा प्रोफार्मा याद रखना है इसमें। जब भी कोई टेस्ट लिखे सबसे पहले लिखे मोलिस टेस्ट क्या था, मोलिस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ गिवन सैंपल। फिर उसकी प्रोसीजर ऐसे हो जाए, अब कलर कोड याद कर लो और रिएजेंट का नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मोलिस टेस्ट जो होते सारे कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव देते आल, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोलिस रिएजेंट कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करके आप देखोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पर्पल कलर की रिंग बन जाएगी, तो पर्पल रिंग इसलिए पर्पल। ये जितनी भी टेस्ट होती है ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए लगाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, सारे मोनोसेकेराइड, सारे डाइसेकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सल्वना, फेलिंग और टॉलेन ये रिड्यूसिंग शुगर ही पॉजिटिव देगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव नहीं देगी। आयोडीन टेस्ट खास करके स्टार्च के लिए लगाते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर देगा स्टार्च से रिएक्शन करके, जब आप उसको ठंडा करो तो ब्लू कलर आ जाएगा, गर्म करो तो वापस कलर डिसअपियर हो जाता, देन अगेन कलर आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हुआ। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल का कम हो जाना। डायबिटीज मेलाइटस थेरापेटिक्स में कोलोजियम अच्छे से पढ़ के आया तो मैं बाद में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, तो बोले 80 to 100 mg/dl होता है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब डायबिटीज हो सकता है उसको। ये भी दो प्रकार, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट। अगला है इसमें प्रोटीन क्या है, तो पॉलीमर अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड पॉलीमर अमीनो एसिड उनको हम प्रोटीन बोलते हैं, बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अब जब एग्जाम में लिखो तो यहाँ लिखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन है, जो हेडिंग दिख रही है पहले इनको आसपास लिखना है हमको अच्छे से, फिर उनको अगेन एक्सप्लेन करना है। तो प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी। इम्यूनोग्लोबिन क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमको बीमारियों से बचाते हैं। फाइब्रोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन ये सब क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग करवाते हैं, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है अल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। एंजाइम सारे क्या है, प्रोटीन है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। सारे हार्मोन्स प्रोटीन है, सेक्स हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड्स को छोड़कर, वो लिपिड से मिलकर बने होते हैं। फिर प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है। फिर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है, ये विटामिन B12 से जुड़कर विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, तो ये भी प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन एक मेटेलो प्रोटीन है या क्रोमोप्रोटीन है, जो O2 CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करता था। ये हुआ हमारा पूरा प्रोटीन का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। सिंपल प्रोटीन होते हैं जिसमें केवल अमीनो एसिड हो और कुछ नहीं हो,
तो सिंपल हो गया, जैसे अल्बुमिन, ग्लोबिनिन, प्रोटामिन्स हो गया। कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट है कंपाउंड, और दो चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन। डिटेल नोट्स में और अच्छे से दे रखा है। आप ऐप ज्ञानदीप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप में आपको क्या होगा, सारे रिकॉर्डेड वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ये लोगो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें सारे वीडियो डिटेल में मिलेंगे। वहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा। मेटलोप्रोटीन, जैसे मेटल हो गया हीमोग्लोबिन हो गया। क्रोमोप्रोटीन जो कलर प्रोड्यूस करे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। फिर डिराइड प्रोटीन, तो नेटिव प्रोटीन या बड़े प्रोटीन जब टूटते तो और छोटे प्रोटीन बनते उसको होते हैं डिराइड, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड प्रोटीन। जो मेटा प्रोटीन में छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जो नेटिव प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जनरेट होते हैं। शेप के हिसाब से ग्लोबुलर मतलब दानेदार, फाइब्रस मतलब रेशेदार प्रोटीन। फिर प्रोटीन के टेस्ट, तो बायोरेट टेस्ट, मिनरल्स, निनहाइड्रीन, डेट सल्फाइड, एंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। मैं शॉर्टकट थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो बायोरेट टेस्ट जो होती है हमेशा आप देखोगे प्रोटीन क्या होते हैं तो बोले पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इस पेप्टाइड लिंक्वेज से जुड़ा रहता है। तो जो बायोरेट टेस्ट होती है ये केवल प्रोटीन पॉजिटिव देंगे, अमाइनो एसिड नहीं देंगे, मतलब एटलीस्ट वन पेप्टाइड बॉन्ड जरूरी है जिससे बायोरेट रिएजेंट रिएक्शन करे और कलर प्रोड्यूस करे। लेड सल्फाइड टेस्ट जो होती है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड ही देंगे। लेड सल्फाइड टेस्ट में क्या होता है, यदि किसी अमाइनो एसिड में सल्फर है तो वो जो होगा लेड एसीटेट CH3COO नेगेटिव है ना से, है ना, रिएक्शन करेगा, लेड एसीटेट से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर लेड सल्फाइड बन जाएगा जो कि वहाँ पर ब्राउन ब्लैक ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो सल्फर होगा तो ही ऐसी रिएक्शन होगी। तो लेड सल्फाइड टेस्ट जो होंगे वो सल्फर कंटेनिंग, जैसे अमाइनो एसिड में मेथेनोन हो गया, 16 होगा, यही देंगे यहाँ ऐसे प्रोटीन जिसमें होगा ये, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत क्वेश्चन आता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको 4 लेवल पे समझाया गया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूछे, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आप थोड़ा सा इसको इजी करें। सबसे पहले लिखे प्रोटीन क्या होते हैं, बोले अल्फा अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन एक पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड्स के, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। एक बार ज्वाइन करके उधर देखना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोटीन के डेफिनेशन लिख दे, उसके बाद फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 4 हेडिंग लिखोगे। इसको 4 लेवल पे समझाया गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। अब प्रोटीन को हमको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करते हैं, सीक्वेंस अमाइनो एसिड बता देगा। अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कौन से नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड। से माला के मोती की बात करें, माला एक बनी है तो अमाइनो एसिड मिल गया, हमको प्राइमरी में से सीक्वेंस दिखाना है। अब सेकेंडरी, तो इन सब में क्या पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के आसपास, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे लिंक हो गए, तो ये हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी की बात करें तो कुछ एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं इनके बीच में, तो वो सेकंडरी स्ट्रक्चर में क्या इंडिकेट करता है कि एक अमाइनो दूसरे अमाइनो एसिड से एक ट्विस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है। 2 टाइप का पैटर्न हो सकता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट। टर्सरी स्ट्रक्चर में अगेन कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाएंगे, कुछ एडिशनल बॉन्ड और होते हैं उन अमाइनो एसिड्स के बीच में, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट ब्रिज वगैरह हो सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टर्सरी बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन, कुछ सम प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सपोज एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई और उसके साथ पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड के एक चेन, अगेन एक और चेन, ऐसा। तो जैसे आप देखो इंसुलिन में 2 चेन होती है ना, ए और बी, और ऐसे हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती है जिसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो 4 लेवल पे समझे आप, ऐसा डायग्राम बताओ, बाकी डिटेल नोट में आपको लगे तो ऐप पर जाकर वहां से देखो, वहां से और ज्यादा मिल जाए। पर कम से कम एग्जाम में हमको कुछ स्कोरिंग करना है, बेसिक नॉलेज होना कि हमको 8 में से एटलीस्ट 6 मार्क्स तो मिल ही जाए, और थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो 7, 8 भी ले आएंगे। तो इतना याद रखोगे तो कम से कम इतने मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा डायग्राम बनाना। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, रेडिएशन में रखते हैं, उसमें थोड़ा एसिड डाला, बेस डाला, तो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है चेंज हो जाती है। सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर चेंज होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस वही रहेगी, दूसरे बॉन्ड कुछ टूट जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, अलग बात है, ठीक है। तो चेंज इन नेटिव स्ट्रक्चर या नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू अटैक ऑफ एसिड, बेस या हीट वगैरह, इसके कारण ऐसा होता है। और जो डीनेचुर्ड प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। जैसे अंडे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसके अंदर का अल्बुमिन, और जो दूध से पनीर बन जाना उसमें एसिड डालते हैं, वो डीनेचुर्ड प्रोटीन कहलाता है। डीनेचुर्ड प्रोटीन के अंदर मोर एक्टिव साइड होते हैं, एंजाइम उस पर और अच्छे से अटैक करता है, उसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डीनेचुर्ड प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, नेचुरल प्रोटीन कम खाते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर। फिर बात करें अमाइनो एसिड्स क्या होता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप हो, एक एसिडिक ग्रुप हो, उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, समझना ध्यान से इसको।
अब दो तरह का क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का, और दूसरा जो है रिक्वायरमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन आता है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे ज़्यादा आता है। फिर भी थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देता हूँ। पूरी बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रक्चर हो या ना हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दो असेंशियल दो नॉन असेंशियल का स्ट्रक्चर याद करना अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अमीनो एसिड, तो ये अमीनो ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप, ये बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है एक आर। अब आर की जगह यदि आप एच रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। आर की जगह CH3 रखोगे तो एलानिन हो जाएगा। समझना मेरी बात पहले ध्यान से, ठीक है। तो अमीनो एसिड है क्या, तो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन या मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और केमिकल का न्यूट्रल है, जिसमें अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप बराबर हो तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल कहलाएगा। जिसमें एसिडिक ग्रुप ज़्यादा, साइड चेन में COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक। जैसे नाम में एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, साइड चेन में अमाइनो ग्रुप आपको ज़्यादा मिले तो उसको बेसिक बोलेंगे। साथ में सल्फर भी जुड़ा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेड सल्फाइड टेस्ट, तो मेथानाइन सिस्टीन हो गया। रिंग हो तो एरोमेटिक, जैसे फिनाइल एलानिन हो गया। जैसे फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, मैंने बोला था एलानिन बनाओ पहले CH3, ठीक है, NH2 COOH, ठीक है। इसमें CH2 कर दो, फिनाइल जोड़ दो तो फिनाइल एलानिन हो गया, और साथ में OH जोड़ दो तो फिर पूरा मॉलिक्यूल जो होगा टायरोसिन बन जाएगा। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर याद रखना, H का सब्स्टिट्यूशन क्या R से, तो हो गया ग्लाइसिन। एलानिन एग्जिट एग्जाम के लिए ध्यान रखना, ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। बाकी सारे ऑप्टिकली, सबका D और L मिलेगा, D एलानिन, L एलानिन, D टायरोसिन, L टायरोसिन। जबकि ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली, क्योंकि उसके इनएक्टिव होता है कि उसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता। ज्यूटेरायन क्या होता है, तो ज्यूटेरियन को थोड़ा सा देख लो, यह एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसमें जो हम किसी अमीनो एसिड को वाटर में लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन माइग्रेट होकर यहाँ चले जाता है, यहाँ NH3 हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ से H हट गया था नेगेटिव चार्ज। इस टाइप के आयन को ज्यूटेरियन बोलते हैं। न्यूट्रल pH अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कलर और आयोनाइज, दोनों आयोनाइज हो गए। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों चार्ज, इसको डाइपोलर या ज्यूटेरियन भी कहते हैं। अब न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड उसको बोलते हैं जिसको बॉडी नहीं बना पाते, और ऐसे अमीनो एसिड हमको खाना जरूरी है, हमारे डाइट में होना चाहिए। दे शुड बी सप्लाइड इन योर डाइट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी। तो ये टोटल 10 होते हैं, 10 में से 8 असेंशियल है और 2 सेमी असेंशियल है, ठीक है। तो इनको हम असेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, जिसको हमारा शरीर नहीं बना पाता, हमको खाना पड़ेगा। तो मेट विल फ्लाई करके याद रखो, या फिर मेथेनोइन, अर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, एक दो अमीनो एसिड का जरूर नाम याद रखना। नॉन असेंशियल उसको बोलते हैं जिनको बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, इनको हमारे डाइट में होना जरूरी नहीं है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मरासमस और क्वासीवर्कर हो जाता है, बच्चों के अंदर कुपोषण की कमी होती है, स्किन में होती पतली हो जाती है, और एब्डोमन कैविटी बड़ा हो जाता है। उसमें बच्चों को दूध पिलाना जल्दी छुड़ा दिया माँ ने, या फिर जो बाहर से प्रोटीन डाइट दे रहे हैं उसमें क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, साथ में लिपिड की भी, तो शरीर कमजोर हो जाता है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं उनको, इम्यूनिटी भी कम हो जाए, जिसको हम क्वासीवर्कर और मरासमस डिसीज कहते हैं। लिपिड्स क्या है, तो लिपिड जो होते हैं फैटी ऑयली वैक्सी कंपाउंड को लिपिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाते हैं, बट देखा आपने बॉडी में नहीं घुलते, जैसे फैट ऑयल, ट्राइग्लिसराइड। लिपिड का बॉडी में क्या रोल है, प्रोटीन का देखा, कार्बोहाइड्रेट का देखा, अब लिपिड का देख रहे, तो ये भी एनर्जी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर हमको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और जितने फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के हमने खाया, यहाँ से बाइल जूस सीक्रेट होता है, जिन इन ऑयल को जो विटामिन होते हैं इनको इमल्सिफाई कर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से बनी होती है, सारे सेक्स हार्मोन एडेनोकॉर्टिकॉइड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, विटामिन D कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ये भी स्टोर रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड का बॉडी में रोल। अब लिपिड भी 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड और डिराइड। सिंपल, कंपाउंड और डिराइड। तो सिंपल में फैट और ऑयल हो गए, कॉम्प्लेक्स में लिपिड में कुछ और, तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन। और डिराइड जब नेटिव लिपिड टूटते तो और छोटे लिपिड बनते, तो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल हो गए। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, उसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो OH रखो तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, और R लगा दो यहाँ पर, COOR। तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड होगा। तो दे आर डेरिवेटिव ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फैट। ट्राइग्लिसराइड हम खाते भी, ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी बनाती भी, स्टोर रहता है। ट्राइग्लिसराइड अगेन जब टूटते हैं तो उसके हाइड्रोलिसिस तो फैटी एसिड मिलते हैं, फिर फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो एसिटाइल कोई बनता है, एसिटाइल कोई से फिर हमको बाद में एनर्जी मिलती है TCA साइकिल के थ्रू। तो ट्राइग्लिसराइड की प्रॉपर्टी को हाइड्रोलिसिस ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस ट्राई फैटी एसिड। जस्ट रिएक्शन को उल्टा कर दें, 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे, RCOOH, और साथ में ग्लिसरॉल मिल जाएगा, और सेपोनिफाई हो जाता है। फिर जो फैटी एसिड होता है ये
KOH या NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोप बना लेता है, तो उसको बोलते हैं हम सेपोनिफिकेशन, RCOOK, ये सोप बन जाएंगे। और एयर, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया, इनको एक्सपोज करके इनके कलर, ऑर्डर, टेस्ट में चेंज हो जाता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एक टाइम का लिपिड जो होता है रेंसाइड हो जाता है, और जो रेंसाइड लिपिड होता है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हमारे लिए खाने लायक नहीं है, हमको क्या करेगा, नुकसान देगा। फैटी एसिड किसको बोलते हैं, RCOOH, फैटी मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स, और एसिड मतलब COOH। तो एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड होता है ना, डिराइड लिपिड है, बड़े लिपिड टूटेंगे उससे छोटा लिपिड बनता है। दो प्रकार के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में से ब्यूटारिक एसिड हो गया, तो आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड या है ना नहीं होता। ये बटर, ब्यू फॉर बटर, बटर फॉर 4 कार्बन, ठीक है, तो ब्यूट फॉर 4 कार्बन याद रखना। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या होंगे, डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा मिल सके। एक डबल बॉन्ड हो तो मोनो अनसेचुरेटेड, बहुत सारे डबल बॉन्ड तो पॉली अनसेचुरेटेड, जैसे ओलिक एसिड हो गया, ओमेगा-3, ओमेगा है ना, लेनोलेनिक एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड हो गया, ये फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको आपको खाना पड़ेगा। इसको नहीं खाया तो बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इनसे, तो जिसको खाना जरूरी है, बॉडी नहीं बना पाती, उसको एसेंशियल फैटी एसिड, जिनको बना ले जिसको नॉन एसेंशियल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन होते हैं, एक स्टेरॉइड होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल खाना भी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लिमिट में खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बनाती भी है, और इसके अंदर ये सर स्टेरॉइडल न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें टोटल 27 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो कम से कम स्टेरॉइडल न्यूक्लियस जरूर बना के आ जाना। तो 27 कार्बन एटम होते हैं। लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बना लेता है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल से बाइल साल्ट बनते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, विटामिन डी बनता है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट, लाइपोप्रोटीन का कंपोनेंट है, जो इसके फॉर्म में बॉडी में जो लिपिड होता है ट्रांसपोर्ट होता है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलो, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड्स। जैसे आप देखोगे कि हमने मान लो कोई लिपिड खा लिया, अब खाने के बाद यदि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल में गया भी होगा, तो हमारा जो ब्लड होता है वो तो क्या है, एक्वस मीडियम है, पानी में तो नहीं लिपिड घूम सकता है, तो वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लीवर से हाथ पैर में जाना, हाथ पैर से लीवर में जाना, हमने जो खाया उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचाना, तो वो सारा लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है बॉडी में इजीली क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है, ऐसे लिपिड नहीं हो सकता, तो उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोल दो आप एक तरह से। तो लाइपोप्रोटीन 4 प्रकार के, काइलोमाइक्रोन, VLDL, HDL और है ना LDL। HDL गुड होता है, यदि इसका लेवल बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर LDL एक बेड लिपोप्रोटीन है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको कार्डियक प्रॉब्लम या स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। काइलोमाइक्रोन की डेंसिटी सबसे कम होती है। एग्जिट एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन क्या काम में आता है, तो बोलिए जो हमारा लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाइटरी लिपिड का जब हमने खाया है, फिर लीवर ने जो बना है उसको पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाना, पेरिफेरल से लीवर तक लेके आना, ये सारे काम लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड, लिपिड की टेस्ट, ठीक है। यदि देखे कि भाई मार्केट से आपने देखा होगा, फूड इंस्पेक्टर ने कोई घी पकड़ा, तेल पकड़ा, नकली है असली है क्या है, तो उसको कैसे पता लगाता है कि वो रेंसाइड तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट लगा, उसको हम क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। एसिड वैल्यू, हर लिपिड की एसिड वैल्यू फिक्स होती है, शॉर्टकट याद हो, मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वर्ड याद रखना। 1 ग्राम लिपिड, 1 ग्राम लिपिड को न्यूट्रलाइज, आप देखोगे लिपिड के अंदर COOH ग्रुप होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं उसके एसिड वैल्यू। तो हर एक लिपिड जैसे घी, तेल, सोयाबीन ऑयल जो भी होगा सबकी लिपिड वैल्यू फिक्स होती है। फिर आता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू, दोनों में डेफिनेशन सेम लिखना है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज वर्ड लिखना है, सेपोनिफाई वर्ड लिखना है। प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। सेपोनिफिकेशन में क्या करते हैं, लिपिड को पहले एक फ्लास्क में लेते हैं, उसमें थोड़ा क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, और उस वाटर के प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस को पहले जो होते हैं रिफ्लक्स करते हैं, तो जो एस्टर होता है RCOOR, ये भी हाइड्रोलाइज होकर फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसमें KOH मिलाते हैं, उससे हमको क्या होता है पता चलता है कि उसमें टोटल एसिड कितना है उसमें, ठीक है। इसमें एसिड और एस्टर दोनों पता चल जाए, इसको सेपोनिफिकेशन, तो इसको सोप या सेपोनिफाई होना बोलते हैं। और टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन या आयोडीन नंबर, जो ऑयल होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोल दो आप, कार्बन कार्बन के बीच में बहुत सारे डबल बॉन्ड होते था। ये जो अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, हर लिपिड का फिक्स होता है, किसी में 4 है, 10 है, 8 है, जो भी है। यदि आप सोयाबीन के तेल में कॉटन सीड ऑयल मिला दिया, कोई और तेल मिलाओगे तो उसका आयोडीन नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम ग्राम्स ऑफ आयोडीन। ध्यान देना, ग्राम्स ऑफ आयोडीन
टेकन बाय या एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम लिपिड, 100 ग्राम लिपिड कितने ग्राम आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, कितने ग्राम आयोडीन से रिएक्शन करता है, उसको हम आयोडीन नंबर कहते हैं। तो हर एक आयल का फिक्स होगा, यदि उससे वेरिएशन आ रहा, कुछ चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ डबल बॉन्ड जहाँ होगा क्या होगा, वहाँ पर आयोडीन जो हम पता बोल देंगे कि इसका आयोडीन नंबर चेंज हुआ है, मतलब ये कोई पुराना या कोई मिलावट वाला है, कोई दूसरा आयल है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है या फिर ये नकली हो सकता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, हाइपरलिपिड में मतलब ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, ध्यान देना इस पे, बहुत ही कॉमन डिसीज एग्जाम में आती भी है, थेरापेटिक्स में, फार्माकोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री सब में आती है। तो लिपिड बढ़ जाना हाइपरलिपिडेमिया, और इसका फिर कई ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर जम जाना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। और फिर ये इसके कारण क्या होता है, तो ये फेमिलियर भी हो सकता है, पेरेंट्स से हम कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है हमने उल्टा सीधा खाया जिसके कारण हमने एक्वायर कर लिया। और फिर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें शुरुआत में से कोई सिम्टम्स नहीं आते, पर हाई लेवल हो जाएगा जब हार्ट की और ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ क्लोटिंग की फेट डिपॉजिट होगा और उससे हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में हम स्टार्टिन देते हैं, एटोरास्टाटिन, सिमवास्ट, HMG कोरिडक्टेस इनहिबिटर, फिब्रेट्स देते हैं, और बाइलेसिटिन बाइंडिंग रेजिन, कोलेस्टामिन, कोलेस्टिबॉल, ये पूरा थेरापेटिक में पढ़ के सब लिख देना यहाँ पर। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA क्या होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके अंदर, इसलिए केमिकली वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, बेस, शुगर, फास्फेट के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोटाइड, और बेस और शुगर को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। बेस कौन कौन से थे, एडेनिन है ना, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन है ना, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। शुगर में राइबो शुगर हो सकती है, डीऑक्सी राइबो शुगर होते हैं, फॉस्फेट हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं है, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड या DNA RNA कहते हैं। तो DNA का स्ट्रक्चर और DNA RNA में डिफरेंस एग्जाम में बहुत आता है। तो DNA क्या है, तो सीधी सी बात है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्या बोलोगे आप उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। DNA में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन है ना, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन है ना। यहाँ थायमिन को मैंने बोल्ड कर दिया, RM ने जाओगे तो यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा। राइबो शुगर, पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसके सेकंड नंबर के कार्बन पे OH नहीं होता है, इसे 2-डीऑक्सी राइबो शुगर बोलते हैं, और एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो 3 चीजें होती है। DNA के स्ट्रक्चर को किसने एक्सप्लेन किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया है, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, विड्थ जो होती है उसकी मैक्सिमम विड्थ 20 एंग्स्ट्रॉम होती है, पीथ का जो टर्न होता है, ठीक है, 34 एंग्स्ट्रॉम। तो आप डिटेल नोट्स में और देखना या इंटरनेट पे भी देखो तो आपको DNA का स्ट्रक्चर तो कई बार, ये 3 डेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा, यहाँ 5 है ना, यहाँ 3 डेज है तो यहाँ पर 5 डेज, 3 डेज 5 डेज डायरेक्शन बोलते हैं। फिर जो एक बेस पेयर के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 3.4 एंग्स्ट्रॉम, ठीक है। और यदि आप एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात करोगे तो शुगर है ना, फॉस्फेट और बेस है ना, फिर शुगर और फास्फेट, फिर बेस, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एक शुगर दूसरे शुगर से फास्फेट बॉन्ड से जुड़ी रहती है, उसकी जो डायरेक्शन है, ऊपर वाले का 3 डेज 3 नंबर का कार्बन है, नीचे वाले का शुगर का 5 नंबर, इसको 3 डेज 5 डेज डायरेक्शन बोलते हैं। और ऐसे ही बात करें हम, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, तो G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और A और T के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये चारगाफ रूल को फॉलो करता है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन। और DNA के क्या फंक्शन है, तो इनहेरेंट कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करना, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर प्रोटीन सिंथेसिस, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। फिर रेप्लिकेशन, एक DNA से 2 DNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनना, DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में। अब RNA की स्ट्रक्चर बस सेम याद रखना है, यहाँ पर थायमिन था, यहाँ यूरेसिल होगा, वहाँ डीऑक्सीराइबो शुगर दिया, राइबो शुगर हो गई। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बीच बीच में कहीं पर वो कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ फोल्ड मिलेंगे बीच में, चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करते। RNA के भी 3 टाइप होते हैं, mRNA, tRNA, RNA। इसको डिटेल में मैंने और वहाँ पर ऐप पे डाल रखा, तो उसको वहाँ से आप थोड़ा देख लेना, आसानी हो जाएगी। एंजाइम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट, दे कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी या लिविंग सिस्टम में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको कैटालाइज करने का जो काम होता है एंजाइम्स का होता है। सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर प्रोटीनस नेचर के होते हैं, कोलाइडल और स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग टाइप का एंजाइम। जैसे लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए तो लाइपेज है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तो स्पेसिफिक इन नेचर, स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है और हीट
सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा गर्म करोगे तो डिग्रेड हो जाएंगे, पीएच में चेंज करो अपनी एक्टिविटी खो देंगे। ये 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ऑक्थिलील याद रखना, ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब एंजाइम बहुत सारे, उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड है। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करे, ट्रांसफर है जो ग्रुप ट्रांसफर है, हाइड्रोलाइज मतलब जो वाटर के प्रेजेंस में तोड़ देते, जैसे हमने पढ़ा था सुक्रेज, ये क्या करता है C12H22O11, ये सुक्रोज है, ये वाटर के प्रेजेंस में टूटेगा तो सुक्रेज एंजाइम हो गया था। यहाँ से ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 C6H12O6, तो वाटर के प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल को जो एंजाइम तोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइजेस। तो सुक्रोज हो गया, ऐसे कोलिन एस्टराइज एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसिटिक एसिड में तोड़ देता है। लायस जो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे विदाउट वाटर की बात करें, और लायस का उल्टा हो जाएगा लाइगेज, दो मॉलिक्यूल को जोड़कर ए और बी को जोड़कर ए बी बना दिया, ऐसा बोलते हैं हम। तो डीएनए लाइगेज एसिटिक लाइगेज मतलब जोड़ने वाला, लायस मतलब तोड़ने वाला, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के आइसोमरेज, डी से एल, एल से डी, या फिर उधर आइसोमर पढ़े हमने। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर देखोगे तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, तो वहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन, इसमें ग्राफ भी बनाना है कि ए और बी से मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और ये ना ये सबस्ट्रेट हो गया, इधर प्रोडक्ट बन गया, यहाँ एंजाइम तो एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, कम का है किस पे डिपेंड, पहले टेम्परेचर। तो यहाँ पर ग्राफ बना क्या ना, इधर रखा हमने टेम्परेचर, यहाँ रखा हमने एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। तो 0%, 50%, 100%, 0, 40 और 100 डिग्री बोल दो। तो ये 40 डिग्री के आसपास, जैसे हम टेम्परेचर है एक्टिविटी बढ़ेगी, 40 डिग्री पर ऑप्टिमम एक्टिविटी देते हैं, उससे ज़्यादा आगे तो डीनेचर्ड हो जाते हैं, एक्टिविटी खो देते हैं। ऐसे पीएच में मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं, इधर पीएच लिख देना, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन लिख देना, 6 to 8 पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। बाकी एक्सेप्शन है कुछ, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं 2 pH पे अच्छे से काम करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जैसे जैसे आप एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर लीनियर ग्राफ बनाना है, या कंसंट्रेशन लिख दो एंजाइम का, या एंजाइमेटिक एक्शन लिख दो। फिर आता है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब शुरुआती मटेरियल, इसका लेवल बढ़ाओ तो एक्टिविटी एक टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। तो इसमें इस टाइप का ग्राफ बनाना है, एक्टिविटी बढ़ रही अब बढ़ना बंद हो गई, ठीक है। जैसे 4 टाइप के ग्राफ बनाओगे, इनके पहले हेडिंग्स लिखो, चार्ट बनाओ, कितने टाइप के फैक्टर होते हैं, फिर उनको ग्राफ के साथ एक्सप्लेन कर दो तो बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा। को एंजाइम एंजाइम को सपोर्ट करते हैं, इनहिबिटर एंजाइम के काम को रोकते हैं, रेडिएशन में एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एक मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, एंजाइम काम कर रहा है, हिंट पे ध्यान देना, हो जाएगा काम आपको। तो 2 स्टेप में होगी, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा होगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम अगेन फ्री हो गया, अगेन किसी सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, फिर अगेन ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन दिखानी है। हर एक एंजाइम एक प्रोडक्ट से एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर बाइंड कर, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। सबस्ट्रेट जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है, प्रोडक्ट जो बाद में बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। तो इन चीजों को सबको एक्सप्लेन करना है साथ में। एप्लीकेशन, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स का क्या इंपॉर्टेंस, हम एंजाइम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं इसको। तो डायग्नोस्टिक बीमारियों की जांच में प्लाज्मा या ब्लड सीरम लेवल में एंजाइम का लेवल देखकर हम बता सकते हैं कौन सी बीमारी, जैसे अमाइलेज सलाइवा से भी सीक्रेट होता है, पेंक्रियास से भी निकलता है, तो अमाइलेज का लेवल बढ़ा हमारे सलाइवा में, बोलते पेंक्रियास से भी रिलीज होता है। तो बॉडी में या ब्लड में एंजाइम अमाइलेज या लाइपेज का लेवल, तो बोले पेंक्रियास में इंफ्लेमेशन हो गया, रिकेट्स की प्रॉब्लम, अल्कालाइन फास्फेटेज बढ़ गया, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट, पायरुवेट ऑक्सोएसिडेट ट्रांसएमिनेज, और ये होता है पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। तो इनका लेवल बढ़ना किसी किसी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। तो एलडीएच, एसजीओटी बढ़ा मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायो मतलब मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट इन्फेक्शन और डेथ होना, हार्ट की मसल डेथ हो, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आईडीएच और एसजीपीटी बढ़ जाएगा, रिनल फेलियर में सीरम काइलोट्रिप्सिन बढ़ जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, मतलब हम कोई 50 रुपए 100 रुपए की टेस्ट में बता देंगे इसको कौन सी डिसीज है, अगेन फिर बड़ी जांच के लिए बाद में जाते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, बीमारी को ठीक करना, तो डाइजेशन नहीं हो रहा था हमको पेप्सिन पपेनामाइलेज खाना पड़ेगा। फिर ये वाला पूरा कोलोजी में थेराप्यूटिक में पढ़ाया मैंने, डिसॉल्विंग द इंटरनल क्लोट, यदि कहीं क्लोट जम गया तो हमको स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, अल्टीप्लेज, रेटिप्लेज देता है। ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाते हैं, प्लाज्मिन जो होता है वो क्लोट को डिसॉल्व कर देता है। तो इनको प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, थ्रोम्बोलाइटिक्स, ठीक है, या फिर फाइब्रोलाइटिक्स भी कहते हैं। फिर एंटी कैंसर, एल एस्पार्जिनेस, एस्पार्जिन एक अमाइनो एसिड होता है, कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है ना, कोलोजी के लिए भी थोड़ा सा काम में आ जाएगा ये एस्पार्जिन।
एल एस्पार्जिनेस क्या करता है, एस्पार्जिन को एस्पार्टिक एसिड में तोड़ देता है, एस्पार्जिन का लेवल कम हो गया, कैंसर सेल की ग्रोथ कम हो जाएगी। और किसी को पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी और पेनिसिलिन ले लिया है तो हम उसको पेनिसिलिन एंजाइम दे दो, ये पेनिसिलिन को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। कैटारेक्ट में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यूज करते हैं ड्रग के डिफ्यूजन को बढ़ाने का, हाइलोनिक एसिड यूज करते हैं। तो ये एल एस्पार्जिनेस, पेनिसिलिनेस और स्ट्रेप्टोयूरोकाइनेज ये सब उधर कोलोजी थेरापेटिक में पढ़े। तो जो टॉपिक आप मल्टीपल टाइम्स कवर करो उनको ज़्यादा अच्छे से करो, आपको 2-3 सब्जेक्ट में काम में आ जाए। फिर एंजाइम इनिबिशन, ठीक है, कोई सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इधर प्रोडक्ट बनना है। अब इनिबिटर क्या होता है, ऐसा कोई ड्रग हो सकती है, कोई केमिकल है, हेवी मेटल्स, कोई मॉलिक्यूल जो एंजाइम को जाकर पकड़ लेता है और एंजाइम के काम को रोक देता है, इसको बोलते हैं एंजाइम इनिबिटर, ठीक है। तो स्टॉपिंग एक्टिविटी दो प्रकार, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। थोड़ी देर के लिए एंजाइम को पकड़ा है तो हो गया, बाद में उसको छोड़ देगा, एंजाइम वापस फ्री हो जाएगा, तो ये हो गया रिवर्सिबल। परमानेंट उसको इनिबिट कर दे तो उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल दो, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव उसको बोलते हैं कि जो एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड करता है, एंजाइम है, एंजाइम से इनिबिटर भी जुड़ सकता है और सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है, दोनों में कंपटीशन, एक ही साइड पर दोनों जाकर जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। और नॉन कॉम्पिटिटिव उसको बोलते हैं कि कहीं और साइड पे जाकर जुड़ जाता है और उसके शेप को क्या करता है, चेंज करता है, उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं। ये रिवर्सिबल परमानेंट इनिबिट का, एक बार एंजाइम से इनिबिटर जुड़ गया, अब एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंट लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये उधर भी पड़ेगा, पेराथियान, मेलाथियान, एक एस्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं परमानेंट तरीके से। नियोस्टिग्मा, पायरिडोम, फाइसोस्टिग्मा, और इसमें जो एग्जांपल बाकी सारे दे रहे हैं इनको अच्छे से करें। कैप्टोप्रिल एक बीपी की दवाइयों में यूज करते हैं, मिथोट्रिक्सेट कैंसर की दवाई, सल्फोनामाइड है, पापा डीएचएफ, टीएचए पे काम, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएंगे। कोएंजाइम जो होते हैं एंजाइम की हेल्प करते हैं उसको हम कोएंजाइम्स कहते हैं। नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है, एंजाइम का ज्यादा होता है, हीट स्टेबल होता है, एंजाइम थर्मोलेवाइल होते हैं, ये इनको हीट से फर्क नहीं पड़ता, एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देती है। विटामिन से बनते हैं एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन डिराइड होते हैं, ठीक है, और एंजाइम की मदद करते हैं। कुछ एंजाइम के एग्जांपल याद रखना, डिफरेंस भी याद रखना है इसमें, ठीक है। तो इसी से डिफरेंस बन जाएगा, ये नॉन प्रोटीन हो, एंजाइम प्रोटीन होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम, एंजाइम का ज्यादा है, हीट स्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। विटामिन के बारे में फर्स्ट पेज पे मैं पढ़ा चुका हूँ, सारा अच्छे से करना, और ये बड़े नोट्स में भी थोड़ा देखना, एग्जाम में 16 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है इसका। फिर आ जाए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो पहले इसका बेसिक समझ। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी में या लिविंग सिस्टम में चेंजेस होना, बदलाव हो जाना, मॉडिफाई हो जाना, अल्टर हो जाना, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में, किसी प्रोटीन के, किसी केमिकल के स्ट्रक्चर में, लिविंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, चेंजेस होना, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब यदि आप फार्माकोलॉजी में जाओगे तो वहाँ मेटाबॉलिज्म, वहाँ पर भी वहीं पर थोड़ा अलग पढ़ना, वहाँ फेज 1, फेज 2, ऑक्सीजन रिडक्शन, वो ये सब चीज़ें पढ़ना है। पर यहाँ के बाद हमारे सिलेबस में कुछ साइकिल दे रखे हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, है ना, फिर यूरिया साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड, तो यहाँ थोड़ा सा अलग पढ़ना है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं, अब मुद्दे के पॉइंट पे फोकस करना, ग्लूकोज का टूटना और पायरुवेट बनना। बहुत सारे बच्चे उलझे रहते हैं इसमें ना, पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, बोले 6 कार्बन, C6H12O6, इससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उसको बोलते हैं पायरुवेट है, पायरुविक एसिड। तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बने थे, एक 6 कार्बन टूटेगा तो इसको पायरुवेट, साथ में 4 ATP और 2 NADH बनेंगे, और बॉडी के 2 ATP जो होंगे यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना इस पे, एनर्जेटिक्स हो गया, किससे क्या बन रहा है वो याद हो गया, और कहाँ होता है तो बोले साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सेल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ग्लूकोज से पायरुवेट इधर साइटोप्लाज्म में बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम EMP, इमिडेन मेरम पार्नास पाथवे बोलते हैं। प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटो, एग्जिट एग्जाम का, फार्मेसी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और एनएरोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कहाँ से स्टार्ट, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है इसमें, ठीक है। एनर्जेटिक्स होगा, अब याद रखने के लिए, तो ग्लूकोज 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक ATP से क्या बन गया, अब डिटेल नोट्स मोड देखना, अब शॉर्टकट रिवीजन करा, तो ADP बन जाएगा, एक फास्फेट ऐड हो गया। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो उसके 6ठे नंबर के कार्बन पर अब क्या हो गया, फास्फेट हो गया। 6 फास्फेट का मीनिंग ये होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर इससे बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, तो आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे भी फास्फेट हो गया,
और छठे पे भी होगा, फिर बॉडी का एक एटीपी और यूटिलाइज होगा, एटीपी से एडीपी बन जाए। फिर ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा, इससे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फोग्लिसराइड बोल दो, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन 2 कार्बन वाले, फिर ये रीअरेंज हो जाता है, फिर 3-फास्फोग्लिसराइड 1,3-bis-फास्फोग्लिसराइड, फिर लास्ट में जाकर इनॉल पायरुवेट और लास्ट में पायरुवेट बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे से कवर करें, थोड़ा सा ऊपर से कवर करें, 2-4 एंजाइम के नाम याद रखें और कहाँ एटीपी जनरेट हो रहा है, बस ऐसा थोड़ा ध्यान रखना। तो लंबा चौड़ा बच्चा बढ़ता है, कंफ्यूज हो जाता है। पहले मुद्दे के पॉइंट याद रखना, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 पायरुवेट बने, ये पायरुवेट फिर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, बाद में वो टीसीए साइकिल में चले जाएगा और टोटल 4 एटीपी 2 NADH और 2 एटीपी बॉडी के यूटिलाइज होते हैं, साइटोप्लाज्म में बनता है। फिर आता है टीसीए साइकिल, ठीक है, इसको शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले ध्यान देना। टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल एक ही है। कहाँ होता है बोले, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। आप ये इन वीडियो को है ना, इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं शॉर्टकट समझा, रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है, पर थोड़ा और देखना है। उसमें मैंने 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो बना रखे, 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ज्ञानदीप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें वीडियो देखना, उसमें बाकी चीज समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। 5 मिनट में बढ़िया 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इन पे एक साइकिल करोगे तो 3 साइकिल एग्जाम में आते हैं, तो 24 मार्क्स इससे कवर होते हैं हमारे। ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, बीटा ऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, 4 में से 3 साइकिल, चारों भी आ जाए तो 32 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो इनको डिटेल में अच्छे से और कर लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया भी, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ इसको याद करने का। तो ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक, वो हमने देखा था, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मुद्दे एक पॉइंट, उसमें क्या था, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता था, यहाँ पर एसिटाइल कोए टूटेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी मिलेगी हमको, ठीक है। तो एसिटाइल कोए से शुरुआत करनी है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, उससे 2 एसिटाइल पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, और फिर एक एसिटाइल कोए से है ना 2 है ना CO2, 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP, वहाँ GTP के फॉर्म में होता है, तो उसको आप ATP काउंट भी कर सकते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल से अब 2 पायरुवेट होंगे, इसको डबल कर देना, 2 एसिटाइल कोए, उससे डबल एनर्जी अब मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीका AOCIOKSSFMO, इसको करके से एक निमोनिक्स बना लो, ये O वापस क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो बोले एसिटाइल कोए से हुई, इसके अंदर ऑक्सैलो एसिटेट मिला, तो पहले बना सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलो सक्सिनेट, कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और वापस ऑक्सैलो एसिटेट, तो इनके फुल फॉर्म वहां से लिखो, तो एक साइकिल जनरेट हो जाएगा आपको। और एनर्जेटिक्स मैंने यहाँ शॉर्टकट बता दिया आपको। फिर आता है यूरिया साइकिल क्या, अमोनिया से यूरिया बना, यूरिया साइकिल कहलाता है, ठीक है। यूरिया जो होता है नॉन टॉक्सिक होता है, जब ध्यान से पहले सुनना, कितने नाम से एग्जाम है, यूरिया साइकिल, क्रेब्स एंस्लेट साइकिल, आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम बॉडी, इतने नेम से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, तो जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं या कोई नाइट्रोजन सब्सटेंस टूटता है, तो अमाइनो एसिड भी बनता है, और अमाइनो एसिड टूटते हैं तो उससे अमाइनो एसिड टूटेगा तो अमोनिया बनेगी, CO2 बने। अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है, कुछ अमोनिया रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सपायरेशन में चली जाती है, और ये टॉक्सिक अमोनिया जो होती है एक बड़ी सी प्रोसेस के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया नॉन टॉक्सिक है, हाईली वाटर सॉल्युबल है, यूरिन में डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अमोनिया से यूरिया कैसे बना, इस पूरी प्रोसेस को यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो यूरिया साइकिल सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंट है, मेटाबोलाइट है किसका, प्रोटीन, अमाइनो एसिड या नाइट्रोजनस जो भी मॉलिक्यूल के टूटने के कारण। पूरी जो रिएक्शन होती है वो लीवर के अंदर हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरुआत होती है, फाइनल स्टेप जो होती है साइटोप्लाज्म में, पहली स्टेप जो शुरुआत की स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते हैं। बाद की सारी स्टेप्स कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो अब लीवर याद कर लो पहले तो शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अब इसका भी शॉर्टकट है ना, इसको चाहो तो ऐसा कर लो, CO2 अमोनिया इन दोनों ने मिलकर CCAAOU, ये O वापस रिसाइकल होगा, ठीक है। तो अमोनिया और CO2 से बना क्या, कार्बोमाइल फास्फेट, फिर बना सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, यूरिया यूरिन में चले गया, आर्जिनिन वापस कार्बोमाइल फास्फेट के साथ में मिलकर सिट्रुलिन बना लेगा, ठीक है। तो 2-3 बार प्रोनाउंस करो इसको, घर पे जाकर लिख लेना, कार्बोमाइल फास्फेट, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, यूरिया। आर्जिनिन, ऑर्निथिन, यूरिया 3 तो याद है आपको, बाकी 3 और याद करना है। एंजाइम के नाम भी आपको बड़े आसानी से याद होंगे, एंजाइम के क्लासिफिकेशन में भी काम है। ऐसा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब RCOOH, ये फैटी एसिड कहलाता है।
इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका बीटा कार्बन, इसको भी डिटेल में उधर समझा, अभी शॉर्ट थोड़ा सा टफ है ये, बट आप डिटेल नोट्स में देखोगे ए पे जाकर आपको समझ में आ जाएगा। CH2R, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब क्या होता है इसमें, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, पहले हाइड्रोजन हटते हैं, डबल बॉन्ड आता है ना, इसको विद स्ट्रक्चर याद, फिर वहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, फिर डबल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड हटते हैं, फिर कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर फाइनली जाकर टूटकर, ठीक है, एसिटाइल कोए बन जाता है। क्या बनता है इससे, CH3CO एसिटाइल कोए बनेगा, और बाकी का फैटी एसिड वापस रिसाइकल हो जाएगा जिसमें 2 कार्बन कम होंगे। पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो लॉन्ग फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बनना और साथ में एनर्जी जनरेट होना।